सत्ता के वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम मील का पत्थर साबित हुआ। आजादी के बाद से ही ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को निर्णय लेने के स्तर पर ज्यादा सक्रिय बनाने की मांग उठती रही थी। 73वां संशोधन ग्रामीण इलाकों में पंचायती व्यवस्था से जुड़ा है, तो 74वां संशोधन शहरी इलाकों में स्थानीय स्वशासन से जुड़ा था। इन दोनों संशोधनों से केंद्र और राज्य के बाद लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के तहत शासन के तीसरे स्तर को ज्यादा शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया। संविधान के 74वें संशोधन अधिनियम के बाद शहरों, नगरों, मोहल्लों की बेहतरी से जुड़े फैसले अब सिर्फ सरकार के हाथों में नहीं रह गए। स्थानीय लोगों को अपने इलाकों के हित और विकास से जुड़े मुद्दों पर फैसला लेने का अधिकार मिल गया। इन दोनों संशोधनों के बाद नियमित रूप से स्थानीय निकाय चुनाव कराना संवैधानिक बाध्यता हो गई। 73rd ग्राम पंचायतों के लिए और 74th जो था वो अर्बन एरियाज़ के लिए था। 74th अमेंडमेंट में, जैसा कि 73rd अमेंडमेंट में ही है, बहुत डिटेल प्रोविज़न है कॉन्स्टिट्यूशन में कि किस तरह से उनका इलेक्शन होगा, कितने उसमें सदस्य होंगे और उनको क्या अधिकार क्षेत्र उनका क्या होगा, वो क्या कर भी इकट्ठा कर सकते हैं, कहाँ कहाँ कर इकट्ठा कर सकते हैं। 74वां संविधान संशोधन दिसंबर 1992 में संसद से पारित हुआ और 1 जून 1993 से लागू हो गया। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के जरिए संविधान में भाग 9A और 12वीं अनुसूची को शामिल किया गया। इनके जरिए देश में शहरी स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था की गई। भाग 9A में अनुच्छेद 243B से लेकर अनुच्छेद 243ZG जोड़े गए। 74वें संविधान संशोधन का मकसद देश में नगरीय निकायों जैसे नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों के अधिकारों में एकरूपता लाना है। शहरों के विकास कार्यों में जनप्रतिनिधियों की सहभागिता बढ़ाना इसका एक और मकसद है। इसके बाद स्थानीय निकायों के वित्तीय आधार को मजबूत बनाने में मदद मिली। पहले से जो नगरीय स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था चली आ रही थी, उससे वास्तविक रूप में सत्ता का विकेंद्रीकरण संभव नहीं हो पा रहा था। शहरी निकायों के पास धन की कमी थी, उनका वित्तीय आधार कमजोर था। वित्तीय संसाधनों की कमी से नगर निकायों के कामकाज पर राज्य सरकार का ज्यादा नियंत्रण था। नगर निकायों के प्रतिनिधियों का कार्यकाल खत्म होने के बाद भी समय पर चुनाव नहीं हो पाते थे। कमजोर और उपेक्षित वर्गों का प्रतिनिधित्व बेहद कम था। इन कमियों को दूर करने के लिए ही 74वें संशोधन अधिनियम के जरिए संविधान में ही स्थानीय नगर निकाय की संरचना, गठन, शक्तियों और कामकाज का प्रावधान किया गया। यानी संविधान के 74वें संशोधन अधिनियम से नगर प्रशासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसके साथ ही नगरों और कस्बों में स्थानीय स्वशासन को मजबूत बनाने की कोशिश की गई। उनके पावर्स को क्लैरिफाई किया। जो पावर्स पहले डिफरेंट म्यूनिसिपैलिटी में डिफरेंट पावर्स थे, उसको सबको एक यूनिफॉर्म बना दिया। और आइडिया ये था कि जो इंस्टीट्यूशन हो, जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो और ज़्यादा अकाउंटेबल हो और उनका सुपरसेशन जहाँ जहाँ हो जाता था बहुत आसानी से सुपरसीडेड म्यूनिसिपैलिटी चलते रहते थे। वो सुपरसेशन के बाद भी इलेक्शन करने का एक टाइम निर्धारित किया गया। तो ये सारी चीज़ें लाई गई जस्ट टू मेक श्योर कि सारे म्यूनिसिपैलिटीज़ जो देश के हों एक कॉमन लॉ के अंतर्गत सारे के सारे गवर्न हों। अब हम नगर निकायों के गठन और संरचना को समझने की कोशिश करते हैं। हर राज्य में 3 प्रकार की शहरी निकायों की व्यवस्था की गई। जो क्षेत्र देहात से शहर में परिवर्तित हो रहे हैं, वहां नगर पंचायत, छोटे शहरी क्षेत्रों के लिए नगर पालिका परिषद और बड़े शहरी क्षेत्रों के लिए नगर निगम। नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत स्तर पर एक अध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है। नगर क्षेत्र के प्रत्येक वार्ड से सीधे चुनाव के जरिए सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। वार्डों की संख्या का निर्धारण राज्य सरकार के कानून के तहत होता है। नगर निकायों में कमजोर और उपेक्षित वर्गों के लिए अनुच्छेद 243T में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। हर नगर निकाय में जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें आरक्षित करने की व्यवस्था की गई है।
इनके लिए आरक्षित सीटों में कम से कम 1/3 स्थान अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित करने की व्यवस्था की गई। इसी अनुच्छेद में हर नगर निकाय में महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 सीटें आरक्षित करने का भी प्रावधान किया गया। कई सारे राज्यों ने नगर निकायों में महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित कर दी हैं। साथ ही नगर पालिकाओं में अध्यक्षों के पद पर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के लिए आरक्षण राज्यों की ओर से बनाए गए कानून के तहत लागू करने की व्यवस्था की गई है। 3 तरह के निकाय हैं। एक है नगर पंचायत म्यूनिसिपैलिटी, पंचायत म्यूनिसिपल एरिया के लिए, क्योंकि जो ग्राम पंचायत हैं धीरे धीरे वो शहरी बनते जा रहे हैं, तो उनके लिए उन्होंने एक नगर पंचायत निगम के का जिक्र किया है, और उसके ऊपर म्यूनिसिपल काउंसिल है, और फिर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो बड़े बड़े, जैसे कि आपका दिल्ली है तो यहाँ पे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं, तो उस तरह का उन्होंने प्राविधान इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया। हर नगरीय निकाय का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित है। अगर किसी कारण से नगरीय निकाय को भंग कर दिया गया है तो वहां 6 महीने के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य होगा। संविधान के 74वें संशोधन के जरिए हर 5 साल पर चुनाव कराना संवैधानिक तौर पर अनिवार्य कर दिया गया। इसके लिए 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के अधीन प्रत्येक राज्य में अलग से राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। राज्य निर्वाचन आयोग पर ही पंचायती राज संस्थाओं के साथ ही शहरी निकायों के निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी है। ये आयोग भारत के निर्वाचन आयोग से स्वतंत्र है। अनुच्छेद 243 के और अनुच्छेद 243 ZE में राज्य चुनाव आयोग के बारे में विवरण है। पंचायतों और शहरी निकायों में वित्तीय आधार को मजबूत बनाने के लिए भी संविधान के 73वें और 74वें संशोधन में हर राज्य में अलग से वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। इनका जिक्र अनुच्छेद 243I और अनुच्छेद 243Y में है। राज्य वित्त आयोग नगरपालिकाओं की वित्तीय हालात की समीक्षा करता है। साथ ही राज्य सरकार और शहरी निकायों के बीच राजस्व के बंटवारे के सिद्धांतों का भी निर्धारण राज्य वित्त आयोग ही करता है। नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए ये आयोग उपाय भी बताता है। अनुच्छेद 243X में नगर पालिकाओं की ओर से कर लगाने की शक्ति दी गई है। संविधान के 74वें संशोधन अधिनियम में 12वीं अनुसूची के तहत 18 विषय शामिल किए गए हैं। शहरी स्थानीय निकाय को कार्य करने के लिए 18 विषय मुहैया कराए गए। इनमें नगर योजना समेत शहरी योजना, आर्थिक और सामाजिक विकास, जमीन के इस्तेमाल का नियमन, सड़क और पुल, जलापूर्ति, जन स्वास्थ्य जैसे विषय शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।